हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। वो शुरुआत किसकी करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो उसको सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को बजा करके शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में, और क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की कुछ लाइंस देख लेते हैं। आज की जो लाइंस हैं वो हैं, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर न पहुंच जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपनी कोशिश तब तक नहीं छोड़नी है, आपको अपनी मेहनत तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जो आपका स्वप्न है, जो आपका सपना है, उसे पूरा नहीं कर लेते हो। चाहे इसके लिए तुम्हें कितनी ही मेहनत करनी क्यों नहीं पड़ जाए, तो आपको पीछे नहीं हटना है, चाहे आप असफल क्यों नहीं हो जाओ आपको। क्योंकि हर सफलता के पीछे ये तो नहीं है कोई भी व्यक्ति बिना असफल हुए सफल हुआ हो। कोई ना कोई व्यक्ति असफल होकर के सफल ज़रूर होता है, ठीक है ना। क्योंकि असफलता होकर के सफलता को पाने में जो मज़ा है, जो आनंद है, वो डायरेक्ट जो सफलता मिलती है उसमें उतना मज़ा नहीं रहता है। क्योंकि जो चीज़ आपको कड़ी मेहनत के साथ मिलती है उस पर तुम्हें भी गर्व होता है कि हाँ, ये मेरी मेहनत है, ये मेरे मेहनत के बलबूते पर ही मुझे ये अपना लक्ष्य मिला है, मुझे अपना सपना है जो मेरा सपना था उसे मैंने पूरा किया है, ठीक है ना। तो यही थी आज की आपकी लाइन, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक तय की हुई जगह पर न पहुंच जाओ। जो आपका टारगेट है, जो आपने टारगेट रख लिया है, जब तक उसे नहीं पार लो तब तक आपको कोशिश नहीं छोड़नी है, तब तक आप लड़ते रहो। क्योंकि जितना बड़ा आपका सपना है उतनी ही बड़ी आपकी परेशानी होंगी, कठिनाई आएंगी, कष्ट आएंगी। आपको सिर्फ उनसे लड़ते हुए अपने टारगेट को पाना है। तो ये थी आपके सामने कुछ लाइंस। इससे आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो आज शुरुआत करने वाले हैं हम मैथ में 11th क्लास। किसकी? 11th क्लास। आज हम जो पढ़ेंगे वो 11th क्लास का मैथ पढ़ेंगे। इसको डिस्कस करेंगे 11th क्लास के मैथ को। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है जो बच्चे हैं, जो आपको जो 11th क्लास है, वो जो आपके स्कूल हैं वो फ़िलहाल क्या हैं, बंद हैं आपकी इस कोरोना महामारी की वजह से। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नॉलेज बनाने के लिए वो चाहते हैं कि अपनी स्टडी घर पर करें, और ऐसा कोई माध्यम हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर उसे अच्छी एजुकेशन मिल पाए। तो इसी को देखते हुए मैंने आपके लिए 11th क्लास का मैथ स्टार्ट किया है आज से। अब मैं जो आपको मैथ में पढ़ाऊँगा सिर्फ आपका 11th क्लास का मैथ चलेगा, और एक इंग्लिश की क्लास तो आपकी चलती ही रहती है। ये जो इंग्लिश की क्लास है ना, ये तो आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है, चाहे वो आपका स्कूल से हो, HBSC है या CBSE स्कूल में, चाहे 9th to 12th हो, या इसे तो इंग्लिश की क्लास को तो कोई भी देख सकता है, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का बच्चा है, चाहे कोई भी स्कूल का बच्चा है। लेकिन जो मैथ का क्लास है, कंपटीशन एग्ज़ाम का बच्चा, जो टेक्निकल लाइन होती है, कौन सी? जो टेक्निकल लाइन होती है, टेक्निकल लाइन और एक नॉन टेक्निकल लाइन, दो लाइन होती हैं आपकी +2 के बाद जो मिलती हैं कंपटीशन एग्ज़ाम उतरने से पहले। टेक्निकल लाइन में आता है आपका जो +2 लेवल है, जो 11 12th वाला, और उसमें 10th भी शामिल होता है। जो जिस एग्ज़ाम में आपका +2 तक का सिलेबस आता है, कौन सी तक? +2 तक का जिसमें सिलेबस आएगा साइंस स्ट्रीम समेत, जिसमें आपकी फिजिक्स और मैथ आती है +2 लेवल तक की, वो कहलाती है आपकी टेक्निकल लाइन। इसमें सब कुछ टेक्निकल होता है, इसमें पोस्ट भी अच्छी अच्छी होती हैं आपकी। लेकिन जिसमें आपका 10th सिलेबस तक का आता है वो कहलाता है नॉन टेक्निकल, ठीक है ना। आज जो मैं क्लास डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके
चैप्टर आपका सेट है, जो कि आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेट के नाम से। इसको मैं डिस्कस करूंगा, जो कि आपका टेक्निकल लाइन में आता है और ये आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो ये मत सोचना कि सर ने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी बंद करा दी है, तैयारी आपकी चली रही है। कभी भी देख लेना, आपको सेट चैप्टर से एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तभी तो कहते हैं 11th क्लास को जितने अच्छे से कर लोगे उतना ही बेनिफिट रहता है, क्योंकि आपका 9th और 11th ही एक ऐसी क्लास होती है जिसमें बच्चा थोड़ा ढील दे जाता है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 9th और 11th को ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 10th को और जो आपका 12th है, 10th और 12th का जो मैथ है वो बहुत इजी होता है। किसके मुकाबले? 9th और 11th के। यदि तुमने 9th और 11th का मैथ अच्छे से कर लिया है तो आपको 10th और 12th के मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए मैंने आपको यही देखते हुए मैंने आपके लिए आज से 11th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। और 11th क्लास के मैथ में पढ़ेंगे हम, पहला जो चैप्टर है आपका वो है आपका सेट। तो देखते हैं आपका 11th क्लास मैथ। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। चाहे मैं आपको क्लास में एक क्वेश्चन कराऊँ या 2 क्वेश्चन कराऊँ, आपका जो फ़र्ज़ है वो सिर्फ इतना है, आपको डेली का काम डेली करना है। चाहे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊँ या आपको 1000 क्वेश्चन कराऊँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड कर दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको सिर्फ जितना कराया जाता है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ, क्योंकि बाद का तो काम बाद का ही हो जाता है। आपको सिर्फ डेली का काम डेली करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सिलेबस को तो सब करा देते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस कराना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं है। तो देखिए, आपका जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में? सेट के बारे में। किसके बारे में? सेट्स के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? समुच्चय होता है। क्या होता है? समुच्चय। अब समुच्चय का मतलब क्या होता है? देखो, सेट होता है आपका, देखो जब भी आप सेट वर्ड का यूज करोगे, सेट वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई पुस्तक है, ठीक है ना, उस पुस्तक में कितने चैप्टर लिए गए हैं। जैसे मेरे पास 11th क्लास की बुक है, एक मैथ की बुक है ये, और 11th क्लास की है, ठीक है ना। 11th क्लास की बुक है, ये एक कलेक्शन है। इसके अंदर क्या कलेक्शन है? इसमें कम से कम 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। इन्हीं 16 चैप्टर के कलेक्शन को मिला करके एक बुक बना दी गई और उसका नाम रख दिया आपकी 11th क्लास की बुक। मतलब ये सेट कर चुका है। क्या क्या सेट कर दिए इसमें सेट कर दिए 16 चैप्टर, ठीक है ना। इसमें 16 चैप्टर सेट हो चुके हैं, तब जाके ये बुक बन गई, और इसी को बोल देते हैं हम सेट, समुच्चय, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा। और क्या होता है, जैसे मैं आपसे कह दूं, कोई भी आपके जो वोवल होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो होते हैं A-E-I-O-U, ठीक है ना। जो आपके लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ये किसके अंडर में आते हैं? वोवल के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं? वोवल के अंडर में आते हैं। अब ये वोवल क्या हो जाएगा? ये वोवल, जब भी मैं वोवल का नाम लूँगा आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या होता है। वोवल आपके होते हैं जिसमें आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 लेटर का जो समूह होता है, उसमें जो 5 लेटर मिक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वोवल। क्या बोलते हैं? वोवल बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। जब भी वोवल का नाम सुनोगे तुरंत दिमाग में आएगा A-E-I-O-U। अब ये जो मैंने 5 कंटेंट जो लेटर लिए हैं, इनको मिला करके वोवल बन गए, और वोवल को हम बोल देंगे सेट। क्या बोल देंगे? सेट बोल देंगे, ठीक है ना। और क्या एग्जांपल ले लें? जब भी बात आएगी नेचुरल नंबर की, किसकी बात आएगी? नेचुरल नंबर की। अब ये नेचुरल नंबर क्या है? ये भी एक सेट होता है। नेचुरल नंबर में भी क्या सेट होते हैं? नेचुरल नंबर में सेट होते हैं, इसमें ऐसे डिजिट शुरू होते हैं जो 1 से शुरू हों। 1 2 3 4 5
और आपके इन्फिनिटी तक। तो सेट नेचुरल नंबर में भी सेट आपका इस हिसाब से यूज होता है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि सेट का मतलब क्या होता है। इससे आप खुद ही डेफिनेशन निकाल सकते हैं वो कि क्या होता है। ये आपका ग्रुप ऑफ कलेक्शन होता है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसमें एक समूह शामिल होता है जिसमें कलेक्शन किया जाता है। किसका कलेक्शन किया जाता है? किसी ऑब्जेक्ट का, किसी एलिमेंट का, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं, जो आपका सेट है इसकी जो डेफिनेशन लिखोगे आप वो लिखनी है आपको लिखना है इट इज द, इट का मतलब क्या है आपका सेट ही है। इट इज द ग्रुप, इट इज द वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है अभी बताऊंगा। ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट्स। ये वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो भी मतलब जो फिक्स हो, जिसको और किसी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकें, जो आपका वेल डिफाइन है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था जो आपके वोवल होते हैं वो आपके ए ई आई ओ यू, इस वोवल में क्या सेट रहता है? 5 लेटर सेट रहते हैं। क्या सेट रहते हैं? 5 लेटर सेट रहते हैं। चाहे मैं खुद लिखूंगा वोवल तब भी मैं इनको ही यूज कर रहा हूँ। यदि मैं अब आपसे कह दूं कि मुझे वोवल लिख कर दिखाओ, वोवल जो सेट है उसको लिख कर दिखाओ, क्या आप उस जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं क्या उसमें आप चेंजिंग करोगे? कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सर ये तो फिक्स हैं, जो हमारे वोवल हैं वो सिर्फ 5 लेटर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो जो नहीं बदल सके, जो फिक्स हो, जो चाहे मैं लिखूं, चाहे आप लिखो, चाहे कोई भी लिखे इस आसपास से, चाहे आपके रिश्तेदार लिखें, चाहे आपका भाई लिखे, चाहे बहन लिखे, जिसे हम नहीं बदल सकें, वही क्या कहलाता है? आपका सेट कहलाता है, वेल डिफाइंड कहलाता है, ठीक है ना। वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स, जो आपके वस्तु और एलिमेंट के जो समूह का वेल डिफाइंड ग्रुप हो उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि सेट का मतलब क्या होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ ग्रुप होता है, उसमें आपके ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं, एलिमेंट शामिल हो सकते हैं और कुछ भी शामिल हो सकता है, चाहे सिर्फ आपका ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे आगे चलते हैं हम। इसके मेथड कौन कौन से होते हैं? सेट, समुच्चय। चाहो तो आप इसे इंट्रोडक्शन वाली क्लास भी समझ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका बेसिक पार्ट चलेगा 11th। इसकी जड़ जितनी मजबूत आप अपनी जड़ कर सकते हो उतनी मजबूत आपको अपनी जड़ करनी है, क्योंकि जो आपका घर होता है, जो मकान होता है, वो नींव जितनी पक्की रहती है वो उतने ही अधिक समय तक चलता है, ठीक है ना। इसलिए आपको अपनी नींव ही पक्की करनी है। तो नींव पक्की कैसे होगी? आपको तरीके से समझना पड़ेगा, धीरे धीरे। चाहे आपको जहाँ पर आपको 4 महीने लग रहे हैं, चाहे आपको 5 महीने लग जाएं, लेकिन काम ऐसा करो जो एकदम करंट का हो, एकदम सेट हो, ठीक है ना। इसके जो मेथड होते हैं, मेनली इसके 2 मेथड होते हैं। कौन से मेथड होते हैं? एक को बोलते हैं हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेट को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर, एक टेबुलर फॉर्म। और दूसरा कौन सा है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे सर ये रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? अरे इसको भी बताएंगे।
देखो इसको करने से पहले आपको कुछ अपना बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक क्या समझना पड़ेगा, इसमें मैं आपको कुछ वर्ड लेकर जो सिंबल हैं उनको बताना चाहता हूँ। क्या है वो सिंबल, जब भी आपकी बात आएगी, जैसे मैं आपसे कह दूँ नेचुरल नंबर, किसकी, नेचुरल नंबर, उसको जो मुझे नॉमिनेट करना पड़ेगा, ये मेरा नॉमिनेट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, एलिमेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। जब भी बात रहेगी नेचुरल नंबर की, उसको मैं n से डिनोट करूँगा। किससे डिनोट करूँगा, n से डिनोट करूँगा। और नेचुरल नंबर कौन से थे, 1 2 3 4, इसी हिसाब से होता है, ठीक है ना। अगला है आपका, जब भी बात चलेगी आपकी इवन नंबर की, किसकी, इवन नंबर की, इवन नंबर को मैं e से डिनोट करूँगा। जब भी बात चलेगी आपकी ऑड नंबर की, ऑड नंबर को मैं o से डिनोट करूँगा, ठीक है ना। जब भी बात चलेगी आपकी जो आपका है होल नंबर, होल नंबर को w से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। अगला है आपका इंटीजर, इंटीजर को मैं q से डिनोट करूँगा। किससे डिनोट करूँगा, q से डिनोट करूँगा। और इंटीजर कौन से होते हैं आपके, इंटीजर होते हैं आपके माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या, ठीक है ना। उसको मैं q से डिनोट करूँगा। इससे आगे है आपका रियल नंबर, कौन सा है, रियल नंबर। रियल नंबर को मैं r से डिनोट करूँगा। किससे डिनोट करूँगा, r से डिनोट करूँगा, ठीक है ना। और एक होता है आपका, ऐसे ही एक आध दो वर्ड और होते हैं, ठीक है ना। इससे आगे आपका क्या है, एक होता है आपका, जब भी आपको ऐसा सिंबल दिख जाए, कौन सा, ये वाला ई टाइप वाला, ये ई नहीं है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब ये संबंध रखती है, ठीक है ना। जब भी बात हो इसके ऊपर इस हिसाब से, मतलब इस पर कट लग जाए, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। जैसे आप बना देते हो, अल्फ़ा के लिए आप क्या यूज करते हो, बीटा के लिए आप क्या यूज करते हो, और गामा के लिए आप क्या यूज करते हो, इसको, ठीक है ना, ठीक है ना। इससे आगे और क्या देख लेते हैं, जो आपका Q होता है, Q होता है आपका रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर। Q प्लस लग जाए, इसका मतलब क्या होता है, आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो इससे आगे आपको सिर्फ इतने ही सिंबल समझने हैं। इससे आगे आप देखोगे किसको, रोस्टर फॉर्म को देख लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है आपकी, देखो सबसे पहले मुझे एक सिंबल लेना पड़ेगा। क्या सिंबल लेना पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ ए। इस सेट को दिखाने के लिए मैं ए का यूज़ कर लेता हूँ। किसका यूज़ कर लेता हूँ, ए का। आप ए की जगह पर कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी। ए इजकल टू, ये जो मैं कॉलम बना रहा हूँ ना, ये रोस्टर फॉर्म को दिखाता है, ठीक है ना। किसको दिखा देता है, रोस्टर फॉर्म को दिखा देता है। जैसे इसके अंदर मैं क्या लिखूँ, रोस्टर फॉर्म का मतलब जैसे मैं आपके लिए कोई भी नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसी को मैं क्या बोलूँगा, रोस्टर फॉर्म बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसको मैं, रोस्टर फॉर्म। अगला और क्या एग्जांपल ले लूँ मैं इसका, ए ई आई ओ यू, ये भी क्या है, मेरा एक सेट है। और कौन सा फॉर्म कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है, ठीक है ना। जैसे और क्या एग्जांपल ले लें, जैसे आप कुछ भी ले लो,
2 4 6 8 10। ये भी क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। जब आप इस हिसाब से लिखा देखोगे तब आपको समझना है कि ये कैसी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है और आपकी सेट से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेट से लिया गया है। अब बात आती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है? किसका मतलब? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ए इजकल टू, ए का मतलब सेट, इसको भी इसी में ऐड करते हैं आपको कॉलम में, ठीक है ना। सेट बिल्डर में क्या होता है, आपको इसके लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? एक्स सच दैट, आपका जो आपके ये 2 बिंदी लगाई हैं मैंने, इनका मतलब क्या होता है? सच दैट होगा। मैथ की लैंग्वेज से जब आप पढ़ोगे इनका मतलब होता है सच दैट। एक्स सच दैट, जो मेरा एक्स है वो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। क्या मेरी बात यहीं पर ख़त्म हो गई? नहीं हुई, क्योंकि आपके नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन बात तो सिर्फ यहाँ तक कितने की हो रही है? 5 की हो रही है। क्या कितने तक हो रही है? 5 की हो रही है। तब मुझको लिखना पड़ेगा इससे आगे कॉमा लगा करके, क्या लिखना पड़ेगा? जो मेरा x का मान है ना, जो मेरा x का मान है वो 1 से अधिक है, 1 से अधिक है और 5 के क्या है? जो x का मान है वो 1 से अधिक है और 5 से कम है या उसके बराबर है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? जो x का मान है, इसका मतलब क्या है? या तो 5 हो या 5 से कम हो। x का मान तो x कम का निशान x की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी जो बात है वो कंप्लीट हो जाती है और इसको मैं बोलूँगा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलूँगा? सेट बिल्डर फॉर्म। इससे आगे 1 2 3 सेकंड को मैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिख सकता हूँ? ए इजकल टू एक्स सच दैट, जो मेरा x का मान है वो बिलोंग करेगा AEIOU, इसको मैं क्या सेट रूप से लिख सकता हूँ? ये क्या है? वोवल हैं, वोवल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज लिखो या ग्रामर लिखो, यही इसका क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। इससे अगला है आपका 2 4 6 8 10। इसको मैं कैसे लिखूँगा? ए इजकल टू जो x है, x सच दैट, x सच दैट, जो मेरा x है वो बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा? देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये कैसे चल रहा है आपका? देखो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3। इसको 2 इंटू 4। इसको 2 इंटू 5। ठीक है ना। अब इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे ये मैं ये समझ रहा हूँ 2 तो सभी में कॉमन है, 2 तो सभी में कॉमन है। 1 2 3 4 5 और ये 1 से 5 तक की गिनती क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। यदि मैं 2n लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? 2n लिख देता हूँ। x बिलोंग करेगा 2n को, ठीक है ना। फिर आपको लिखना है जो आपका n है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। लेकिन ये आपके कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं है। यदि यहाँ पर डॉट डॉट होता तो इन्फिनिटी जाता, तब मैं इतना छोड़ सकता था, लेकिन इसमें थोड़ा और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जो मेरा नेचुरल नंबर है ना, वो जो मेरा n का मान है, किसका मान? n का जो मान है ना, जो n है मेरा,
n का मान 1 से तो अधिक है और 5 के बराबर है और उससे कम है, तो ये मेरा क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो देखिए इससे आगे जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज के बारे में। किसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो आपकी एक्सरसाइज है ना, ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 1.1 इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको कुछ टर्म्स दे रखनी है और इसमें आपको पहचानना है कौन से आपका सेट है और कौन सा नहीं है, और जस्टिफाई भी करना है, आपको अपना तर्क भी देना है। ठीक है ना, तर्क आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप इनकी पहचान कैसे करोगे कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। देखो ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ, आपको कलेक्शन करना है। किसका कलेक्शन, वो आपका ग्रुप ऑफ कलेक्शन वाला वही है। उसमें सेट के मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का या एलिमेंट का जो कलेक्शन कहलाता है वो मेरा सेट होता है। तो कलेक्शन ऑफ मंथ, आपको मंथ के कलेक्शन करने हैं ऑफ ए ईयर, किसी वर्ष में, बिगिन विद जे। तो आपको ऐसा कलेक्शन करना है जो जिसका जो पहला लेटर है वो जे से स्टार्ट हो। जैसे आपका सेट को मैं किससे दिखाता हूँ, ए से, आप किसी से भी दिखा सकते हो। ठीक है ना, अब इसमें लिख दो जनवरी। देखो सबसे पहली बात, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ रोस्टर फॉर्म से, आप इसे किससे भी सॉल्व कर सकते हो, अपना सेट बिल्डर फॉर्म से भी। जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये आपके ऐसे मंथ होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। देखो अब मैंने आपको लिख दिए 3 मंथ, जनवरी, जून और जुलाई। जब मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे कलेक्शन करके दो कि ऐसे लेटर जो जे से स्टार्ट होते हों, ऐसे मंथ के नाम मुझे लिख कर दिखाओ, क्या तब आप नाम बदल सकते हो? क्या आप जनवरी की जगह पर फरवरी लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्योंकि सर ये तो आपका वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि चाहे मैं लिखूँ चाहे कोई और लिखे, सभी के सभी क्या लिखेंगे कि जनवरी, जून और जुलाई, यही 3 ऐसे मंथ होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? जे से। मतलब ये बदलने वाले नहीं हैं। और वैसे ये सेट बन गया। क्या सेट बन गया? ऐसे मंथ का सेट है जो जे लेटर से स्टार्ट हो, जे लेटर से स्टार्ट हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है? एक सेट है। क्या है? सेट है, वेल डिफाइंड सेट है, वेल डिफाइंड सेट। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, चाहे आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो, सीबीएसई लेवल से, चाहे आप एचपीएससी लेवल से पढ़ रहे हो, जो मैं बुक सॉल्व करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ आपको 11th क्लास की एलिमेंट बुक, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इससे अच्छी बुक और कोई दूसरी नहीं है। एनसीईआरटी में क्या होता है, आपने 10th में भी एनसीईआरटी बुक पढ़ी थी, और इसमें एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेनिफिट, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत अधिक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। इसलिए आपको मैं सॉल्व कराऊंगा एलिमेंट बुक 11th क्लास की। ठीक है ना, तो जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये आपको डिट्टो क्वेश्चन एलिमेंट की बुक में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी में भी बुक मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एलिमेंट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अधिक हैं और एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम होते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए आप कम से कम 8 से 9 पार्ट हैं, और उसमें एनसीईआरटी में हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लिए हों 9 की जगह पर। ठीक है ना, तो यही बेनिफिट है एलिमेंट बुक का। क्वेश्चन सेम होता है, सब कुछ सेम होती है, रकम समेत। ठीक है ना, इससे नहीं घबराना है। इससे अगला है, इसमें आपको बताना है कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया बताने हैं आपको, जो ऐसे राइटर का कलेक्शन। देखो मेरी दृष्टि से राइटर अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैं मान लेता हूँ, मेरी दृष्टि से आप कोई भी ले लो, सूर्यकांत त्रिपाठी नार ले लो, मुंशी प्रेमचंद ले लो, ठीक है ना, मेरी दृष्टि से ये आपके राइटर हैं जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं। लेकिन आपकी दृष्टि से कोई और राइटर हो सकता है जो आपका
मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो आपकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि से अलग हो गया। अब आप घर जा कर के किसी रिश्तेदार से, किसी अपने भाई बहन से, अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो उनकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि से कोई और राइटर हो सकता है जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो आपके इंडिया में। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कन्फ्यूजिंग हो रहा है, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, सभी का एक ही डेफिनेशन नहीं है, इसकी अलग अलग है। मेरे हिसाब से अलग बनेगी, आपके हिसाब से अलग कोई राइटर होगा टैलेंटेड, आपके घर वालों की तरफ से कोई अलग राइटर्स होगा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इट इज़ नॉट सेट। जो मेरा सेकंड है ना, ये नॉट सेट है, क्योंकि ये सेट नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरी दृष्टि से अलग राइटर हो सकते हैं टैलेंटेड, आपकी दृष्टि से अलग हैं। आया ना समझ में? तो चलते हैं अगले को। ए टीम ऑफ क्रिकेट 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। देखो ये जो आपके 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, जो आपके बैट्समैन होते हैं, जो आपकी क्रिकेट टीम होती है, वो कभी भी उसमें ये थोड़ी नहीं है कि उसमें सिर्फ बैट्समैन शामिल होते हैं। 11 ये तो ठीक है, उसमें 11 लोगों की वो टीम होती है, ठीक है ना, एक टीम में 11 लोग होते हैं खेलने वाले। तो इसने स्पेशल कहा है ए टीम ऑफ 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उसमें सिर्फ बैट्समैन को शामिल किया गया है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है मेरा, नॉट सेट है, मतलब ये भी सेट नहीं है। हो भी सकता है किसी ना किसी दृष्टि से तो ऐसे आपको टीम मिली जाएगी, लेकिन ऐसा वेल डिफाइंड नहीं है कि सभी की दृष्टि से सेम डिफाइंड हो, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, नॉट सेट है। इससे अगला है कलेक्शन बॉयज़ यूअर क्लास। इसका मतलब क्या है, आपकी क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन, मेरी क्लास है, मेरी क्लास में जो बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन, आपकी क्लास, आपकी क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन, ठीक है ना। आपका भाई पढ़ रहा है किसी स्कूल में, उसकी क्लास का, यूअर क्लास का मतलब होता है आपकी, मतलब जिसके बारे में बात करेंगे उसी की क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्योंकि जब मैं अपने लिए बात करूँगा अपनी क्लास के लिए तो वो भी कलेक्शन ठीक है, जब मेरा भाई अपनी क्लास के लिए बात करेगा उसके लिए भी कलेक्शन ठीक है। तो ये क्या है, मेरा सेट है। क्या है, सेट है। इससे अगला है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखो मेरे लिए भी कलेक्शन क्या होगा, 100 से कम के लिए यही रहेगा, 1 से स्टार्ट हो और 100 से कम हो, 1 से स्टार्ट हो और 100 से कम हो। इसी को, ये भी क्या है, एक सेट है। इसको मैंने ऐसे लिखा है, जब मैं आपसे कहूँगा कि 100 से कम नेचुरल नंबर बताओ, तब भी आप यही बताओगे सर 1 2 3 एंड 100 से कम। तो ये क्या है, मेरा सेट है। क्या है, सेट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इससे अगला है नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। देखो मैंने सिर्फ तुम्हें सॉल्यूशन बताया है, जस्टिफाई करना आपका काम है, आपको तर्क देना है अपने हिसाब से। ये नहीं है कि आप रटंत करो जो आपकी बुक में है, छोड़ दो रटंत को, आपको अपने हिसाब से सोचना है, तब आपको जस्टिफाई करना है। नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, आपको ऐसे नोवेल लिखने हैं जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हों, ठीक है ना। जैसे आपका जो गोदान है, गोदान जो आपकी उसकी रचना है वो सबसे अधिक फेमस है। जब भी आप लिखोगे मुंशी प्रेमचंद की रचना, चाहे मैं लिखूं, चाहे आप लिखो, चाहे कोई और लिखे, जो हैं वो तो फिक्स हैं, वेल डिफाइंड हैं, सभी उन्हीं को ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, सेट है, क्योंकि जो रचना उसने कर दी मुंशी प्रेमचंद ने, ज़्यादातर सभी उन्हीं को ही लिखेंगे। ये तो नहीं है नई रचना ले आएंगे मुंशी प्रेमचंद की, कोई व्यक्ति नहीं लाएगा, जो उसने की हैं वास्तविक रूप से उन्हीं को ही वो लिखेंगे। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, और ये क्या है, सेट है। क्या है, सेट है। इससे अगला है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इसका मतलब सम पूर्णांक संख्यांक का कलेक्शन। क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, 2 4 6 8 10 वाला 0 2 4 6 8, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, सम संख्या भी होती हैं, और आप भी इन्हीं को ही बताओगे। तो ये क्या है, वेल डिफाइन है, सेट है। क्या है, ये भी सेट है। इससे अगला है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। देखो अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ एलिमेंट की बुक में, इसमें जितने 6 क्वेश्चन हैं, तो क्या है इसका मतलब 6 क्वेश्चन है, कलेक्शन
मेरी किताब में भी 6 ही क्वेश्चन है एलिमेंट की में, जब आप अपनी एलिमेंट की बुक लोगे उसमें भी 6 ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या, वेल डिफाइंड है, चाहे कोई भी पढ़ ले, वेल डिफाइंड है कि एक्सरसाइज 1.1 में 11th क्लास की एलिमेंट बुक में 6 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 6 क्वेश्चन हैं। तो तब भी आपका वेल डिफाइन है, तो क्या बोलेंगे इसको? सेट है। ये सेट हुआ पड़ा है कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 में 6 क्वेश्चन हैं। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, इसका मतलब क्या, बहुत खतरनाक एनिमल्स, पशुओं के नाम बताएं जो बहुत खतरनाक हो। अरे मेरी दृष्टि से और एनिमल्स है, जैसे मैं आपसे कह दूं जो आपका एनाकोंडा होता है, आपका किंग कोबरे होते हैं, जो आपके सबसे लॉयन ले सकते हैं, टाइगर ले सकते हैं, मैं तो इनका नाम ले रहा हूँ। लेकिन जब आपका नंबर आएगा तो आप कुछ भी बता सकते, आप डायनासोरस को बता सकते हो सबसे खतरनाक। तो ये नॉट वेल डिफाइन है। क्या है? नॉट वेल डिफाइन। नॉट मतलब सभी की दृष्टि से अलग अलग हैं, सभी की दृष्टि से अलग अलग हैं खतरनाक एनिमल्स। तो ये क्या है? नॉट सेट है, मतलब ये सेट नहीं है, सेट नहीं है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन की टर्म्स आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।